करके लिख लो। अपने साउंड को बिल्कुल ऑफ रखना, और जो इम्पोर्टेंट इनका ऑडियो ऑन है वो सब अपना ऑडियो को ऑफ़ कर लो, कम से कम ऑडियो बंद कर लो, ये तो मुझे बोलने में डिस्टर्ब होती है। अब ये करना है कि आपको हमेशा एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठना, और मैं जो बोल रहा हूँ जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करके रखना। और कई बार बीच बीच में आपको ऐसे प्रश्न पूछने के, आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठेंगे जो आपको पूछना चाहिए, आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए, लेकिन शायद आप पूछो तो हो सकता है कि क्लास में व्यवधान आए तो शायद आप ना पूछ पाओ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, उसका आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि ये सच है कि ऑनलाइन क्लासेस की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, तो यहाँ हो सकता है आप नहीं पूछ पाओ क्योंकि समय की कमी है। आप बोलोगे, आप ऑन करोगे, मैं आपको सुनूंगा नहीं सुनूंगा, फिर दूसरे लोग बोलेंगे, हो सकता है समस्या होगी। तो आपको क्या करना है कि आप पहले लिख करके रखो एक कॉपी में, और क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, या मीट पे भी मैसेजिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप उस प्रश्न को लिख करके और मैसेज कर दो। मैं उसको पढ़ूँगा और फिर नेक्स्ट टाइम में मैं आपको उसका जवाब दूँगा। ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखना कि अब आप IAA BA MA तक की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, BA बच्चा नहीं हो, अब आप खुद समझदार हो, खुद एक टीचर बनने के लिए जा रहे हो। तो आप ये मान करके चलो कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, और आप अपने मन में इस बात को ठान लो और ये बैठा करके चलो कि आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, और इस चीज़ को मान करके आप पढ़ना, और आप यहाँ जो पढ़ रही हो उस पर सब कुछ करना। अब हम अपने विषय पे आते हैं, है ना। क्योंकि हम नेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपलसरी है कि हम उस सिलेबस को समझें, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज़ की परीक्षा हम देने जा रहे हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, कैसे जानना है, उसको समझना बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम अपने सिलेबस को समझें कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। हालांकि पहले बहुत कुछ सिस्टम अलग था, लेकिन धीरे धीरे दिनों दिन सिस्टम चेंज होते जा रहा है, और वर्तमान समय में आपको 2 विषय की परीक्षा देनी रहती है, जिसमें से प्रथम विषय कॉमन होता है, वो सबको पढ़ना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं जनरल पेपर। और द्वितीय विषय जो होता है, सेकंड पेपर जो होता है, वो अपना विषय होता है। जिनका इतिहास है वो इतिहास में लिखेंगे, जिनका राजनीति विज्ञान है वो राजनीति विज्ञान में लिखेंगे, जिनका दर्शन शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र में लिखेंगे। सभी अपने अपने विषय पर फोकस करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जो शॉर्टकट के रास्ते चलते हैं वो हमेशा पछताते हैं, क्योंकि नेट की परीक्षा केवल शुरुआत है। कि नेट पास कर लेने का मतलब सब कुछ कर लेना नहीं होता है। नेट पास करना शुरुआत है, उसके आगे असली खेल शुरू होता है। उसके आगे शुरू होती है हमारा जो मेहनत है, हमारी जो पढ़ाई की जो परीक्षा है, वास्तविक परीक्षा अब शुरू होगी नेट पास करने के बाद, या अब जब हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि नेट के आगे भी बहुत कुछ करना है। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो सिलेबस में जैसा कि हम प्रथम पेपर, अभी हम पहला पेपर चल रहे हैं, बाद में आप लोग जब 8-10 लोग हो जाओगे तो मैं इतिहास बताना शुरू करूँगा, और मैं आपको दर्शन भी बताऊँगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने कॉपी और कलम ले लिया होगा, और आप कॉपी और कलम ले करके बैठी होंगी। तो पहला जो हमारा पेपर है वो है सामान्य प्रश्न पत्र। ध्यान रखना, इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। और समय धीरे धीरे, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे द्वारा लिए जाने वाला जो टेस्ट होगा वो मायने रखेगा। और टेस्ट, हालांकि अब जो नेट की परीक्षा होती है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो लिया जाने वाला टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेगा। क्योंकि तैयारी हमेशा सब्जेक्टिव करो, एकदम डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक तैयारी करो। क्योंकि विवरणात्मक तैयारी जब करोगे तो आपका एक एक पॉइंट स्वतः तैयार होते चला जाएगा, और आप केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उस विषय के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ने की ओर गतिमान रहोगे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, है ना। तो ये जो पहला प्रश्न है, इसमें बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो मूल उद्देश्य है वो है परीक्षार्थी की शिक्षण क्षमता। जो विद्यार्थी जो नेट की परीक्षा दे रहा है वो क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो कल चल के शिक्षक बनेगा, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनेगा। आप नेट की परीक्षा देना चाह रही हो, जाहिर सी बात है कि आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनना चाह रही हो। तो शिक्षक बनने का मतलब है कि या तो आप पढ़ाओगे, तो किसको पढ़ाओगे? आप BA वालों को पढ़ाओगे, MA वालों को पढ़ाओगे। तो उनको पढ़ाने की आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या आप उनको पढ़ाने के योग्य हो या नहीं। और दूसरा रिसर्च,
आप शोध करोगे, रिसर्च करोगी, थीसिस लिखोगी, किताबें लिखेंगे आप, तो उस लायक आप हैं या नहीं। ये दो चीज़ों की ये जांच करते हैं। पहला, आप में पढ़ाने की कितनी क्षमता है, आप कितना पढ़ा सकते हो, और दूसरा कि आप में रिसर्च की क्या कैपेसिटी है। तो ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए आपको ये हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए कि आप हमेशा अपने साथ में कुछ बच्चों को, और जहाँ तक हो सके, जिनको हो सके, आप पढ़ाओ। पढ़ाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर एजुकेशन क्वालिटी का जो है, एजुकेशन डेवलपमेंट जो है वो डेवलप होगा, और आप लोगों को पढ़ा पाएंगी, और आप पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए जो ट्यूशन पढ़ाती हैं वो तो बहुत अच्छा, और जो नहीं पढ़ाती हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप आज से और अभी से पढ़ाना शुरू कर दो। ज़्यादा मत पढ़ाओ, 1 घंटा 2 घंटा ही डेली पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ बच्चों को। तो और दूसरा, कुछ लिखो। प्रतिदिन आप एक नियम बना लो कि आपको 1 पन्ना ही लिखना है, 1 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है, जितना हो सके उतना लिखना है। लिखो, कहानी लिखो, कविता लिखो, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को लिखो, आप जो सोचती हो उसको लिखो, लेकिन लिखो, लिखने का अभ्यास करो। क्या? क्योंकि इसका उद्देश्य ही है आपकी एजुकेशन कैपेसिटी को परखना, आपकी रिसर्च कैपेसिटी की जांच करना, और आपसे ये अपेक्षा करता है कि आपके पास इन से संबंधित ज्ञान होगा, आप लोगों को पढ़ा सकती हैं, आप में ये क्षमता होगी, और पढ़ाने का ज्ञान, पढ़ाने का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ वो जानना चाहते हैं। और इसी दरमियान वो ये जानना चाहते हैं कि आपको जो सूचनाएं मिलती हैं वो कहाँ कहाँ से मिलती है, आप जो ज्ञान कलेक्ट कर रहे हो वो कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो। इसलिए कहते हैं कि केवल किताब से पढ़ना है नहीं, आप इतिहास की किताब रट लो, पढ़ जाओ। यूजीसी नेट ये नहीं कहता है, वो कहता है केवल किताब से मत पढ़ो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा लोगों से भी सहयोग लो। आप कितने टीचर से कांटेक्ट कर सकती हो, अलग अलग शिक्षकों से पढ़ना है, आपको अलग अलग शिक्षकों से ज्ञान हासिल करना है, जानकारी लेनी है, आपको इंटरनेट का सहारा लेना है। इंटरनेट में बहुत सारा वेबसाइट आता है जो मैं समय समय पे आपको बताऊंगा। इनफ्लिपनेट है, शोधगंगा है, उन सब जगह पे जाकर के आपको मैटर कलेक्ट करना है, सामग्री, और आपको पढ़ना है। तो इसमें से हमारा जो पेपर 1 जब आता है, तो पेपर 1 का जो पहला चैप्टर है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, पढ़ाने का सिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट ही है शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण कहाँ से शुरू हुआ, शिक्षण कैसे चला, शिक्षण एजुकेशन जो है इसका सिस्टम, इसकी अवधारणा, एजुकेशन के बारे में लोगों के विचार क्या हैं, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है। हम जब क्लास में जाते हैं तो अभी आप देखो, ये एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का अभी चल रहा है। हम लोग जब गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं तो एक साथ अभी हम लोग कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 5-6 लोग होंगे अभी जब। लेकिन धीरे धीरे कई बार होता है कि एक क्लास में मुझे 50 लोग 60 लोग मिलते हैं। जब मैं कॉलेज में क्लास लेने के लिए जाता हूँ तो वहाँ मुझे क्या 50-60 लोग मिलते हैं। क्या हर विद्यार्थी की कैपेसिटी तो एक नहीं है, हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है, कोई बहुत कमज़ोर है, कोई मीडियम है, कोई एवरेज है। तो उनका स्टेज क्या है वो आपको ये समझना होगा कि जो विद्यार्थी को हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे पढ़ाने का स्तर क्या होना चाहिए। हम किस तरह से बात करें कि जिसको हम समझा रहे हैं वो मेरी बात को समझे, उसको लगे कि मैं आसान भाषा में उसे बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी नेट की तैयारी तो करने आते हैं मगर वाकई में वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको नेट के बारे में कुछ बताना नहीं पड़ता है तो उनके पास। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बहुत नीचे के स्तर के विद्यार्थी आते हैं, तो वहाँ क्या करना होता है, हम लोगों को अपनी क्षमता को नीचे ले जाना पड़ता है। और ऐसा बोलना भी पड़ता है जैसे हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। ये आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए। जब कमज़ोर विद्यार्थी के सामने आप खुद कमज़ोर बन जाओ। तो दूसरी बात यहाँ ये देखा है कि स्मरण शक्ति कितनी है आपकी, यहाँ ये भी देखा जाएगा आपका कि आप में याद रखने की क्षमता कितनी है। इसलिए ये कोशिश करो, इसको डेवलप करो कि कुछ कुछ बातें प्रतिदिन आप रटना भी सीखो थोड़ा, ताकि ये लगे कि स्मरण शक्ति में क्या चीज़ आता है, उसका समझ, जो मैटर आपको बताया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है, उसको आप कितना समझ पा रहे हो, समझ और विचार आप जो सोचती हो, जो थिंकिंग कर रही हो, उसका स्तर क्या है। और ये सब एजुकेशन का स्तर है, शिक्षण का स्तर है, एजुकेशन का स्टेज है। और शिक्षण के स्तर की जो विशेषता है और आप पढ़ती हो उससे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, पढ़ने के क्यों पढ़ती हो आप पढ़ रही हो उससे क्या चाहते हैं हम सब, ये चीज़ आपका यहाँ परखा जाता है। एक दूसरा पॉइंट है शिक्षार्थी की विशेषता, यानी शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो आप हो, आप पढ़ने जा रही हो, आप पढ़ रही हो, आप नेट की परीक्षा दोगी, तो जो शिक्षा का चाहने वाला है, जो शिक्षा लेने आएगा आपके पास में, वो विद्यार्थी जो पढ़ने आएगा, जो आपके पास पढ़ने के लिए आएगा, उसकी क्या अपेक्षा होंगी आपसे। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी, आमतौर पर बीए में जो पढ़ने आता है वो किशोर ही होते हैं, बच्चा होता है। मगर जब आप आगे बढ़ोगे एमए, और एमए के बाद जो आप पीएचडी वगैरह करते हैं, उनको भी तो कॉलेज में जाने का मतलब ये है कि आपको पीएचडी करवाना पड़ेगा।
तो आप पीएचडी करवाते हो उनको तो वयस्क हो जाते हैं, तो वो लोग आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आपको ये समझना होगा। पहला जो किशोर, जो बच्चा है, जो बीए में अभी अभी गया है, वो आपसे क्या चाहता है, और जो एक वयस्क धीरे धीरे बड़ा हो गया है, थोड़ा एजेड हो गया, वो आपसे क्या चाहता है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पर। और ध्यान रखना, केवल शैक्षणिक ही नहीं, शिक्षा के दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप में भी, क्योंकि बीए में बच्चे आ रहे हैं तो केवल किताब रटने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको आप केवल अगर कोई टीचर, आप बीए में पढ़ रही हो और कोई टीचर आपको केवल किताब से पढ़ा दे रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि किताब से पढ़ के क्या बच्चा घर में भी पढ़ के पास कर सकता है। कॉलेज में क्लास करने का मतलब केवल किताब रटना नहीं होता है, बल्कि उसको सोशल एक्टिविटी भी होती है, उसको सामाजिक बनाओ, सोशलिस्ट बनाओ। तो शैक्षिक सामाजिक दोनों स्तर आपको परखना पड़ेगा। आप सामाजिक रूप से बच्चों को कितना मजबूत कर सकती हैं, आपको ये आपसे ये भी देखा जाएगा। आप भावनात्मक रूप से बच्चे को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। आपके बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि मैं अगर इस टीचर के पास हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, मैं कहीं ना कहीं सेट कर जाऊँगा। कई लोग ऐसे होते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो देखना चर्चा करेंगे, बताएंगे कि मैं इस सर के साथ में हूँ ना, कहीं हमारी नौकरी पक्की है, सर लगा देंगे, सर हमें देंगे सिर्फ। तो आपको अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करना होगा कि आप कैसे करो कि आपके पास जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेट रहे। तो आप भावनात्मक रूप से वो कितना मजबूत हो सकता है आपके पास पढ़ करके, आपको ये देखना होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और जानना है कि व्यक्तिगत भिन्नता, जो विभिन्न विद्यार्थी होता है, जो कई लोग होते हैं, सब हर विद्यार्थी अलग अलग है, हमारी पांचों अंगुलियां बराबर नहीं हैं। तो ये पांचों अंगुलियों का जो अंतर है वो कैसा अंतर है, हमें ये समझना होगा कि एक उंगली दूसरे उंगली से अंतर है और दोनों में अंतर है, एक दूसरे से अलग है, इस बात को समझना होगा हमें। और अलग कैसे है ये हमें समझना होगा, और इसका क्या सिस्टम होगा इसको समझना होगा। तीसरा जो पॉइंट आएगा आपका एजुकेशन में वो है प्रभावक तत्व। एजुकेशन में क्या चीज़ है जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। हम कैसे बताएं कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो हमसे प्रभावित हो और हम जो भी बताएं उसको और जल्दी समझें। आजकल जैसे एक चला हुआ है ना सिस्टम, जब हम क्लासरूम में रहते हैं, अगर कंप्यूटर लगा हो, प्रोजेक्टर लगा हो, पढ़ा है, तो वहाँ विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है। तो हमें ये समझना होगा। कई बार कई शिक्षक ऐसे आते हैं जो प्रोजेक्टर लगा है क्लास में लेकिन छूते नहीं, वो केवल गप करते हैं और हम कहते हैं कि इट इज़ द बेस्ट टीचर, ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो क्षमता। हाँ बोलिए। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? क्या केवल तो केवल आप ही को प्रॉब्लम है कि और भी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर केवल आपको है तब तो आप सबका आवाज़ कट रहा है। अरे नहीं तो बोला करो, क्योंकि अगर केवल एक का कट रहे तब तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर सबका आवाज़ कट जा रहा है, क्या आप आवाज़ सही है? हाँ अभी सही है। हाँ क्या अभी आवाज़ सही है? हाँ चलो ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि जो शिक्षण का जो प्रभावक तत्व है, जो हम किस सिस्टम से पढ़ाएं कि विद्यार्थी हमसे प्रभावित ज़्यादा हो, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले शिक्षक, तो आपको शिक्षक के बारे में जानना होगा कि शिक्षक का गुण क्या होता है, शिक्षक का अवगुण क्या है, शिक्षक की विशेषता क्या है, ये सारी बातें आपको जानना पड़ेगा। शिक्षक की एक बेहतरीन क्वालिटी क्या है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था नेट की परीक्षा में, जब मैंने दिया था परीक्षा, तो जिस परीक्षा में मैं क्वालिफाई हुआ था, मैं पास हुआ था, उसी परीक्षा में मुझसे पूछा गया था कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो पढ़ने में सक्सेस नहीं हो पाता है, वो ठीक से जो उसको पढ़ाया जा रहा है उसको वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो इनमें से कौन दोषी नहीं है। प्रश्न को समझना। प्रश्न था कि कोई बच्चा पढ़ता है और उसको वो नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें से कौन दोषी नहीं है। ऑप्शन था शिक्षक, बच्चे के माता पिता, बच्चे का पाठशाला या बच्चा स्वयं। जानते हो उत्तर क्या था? उत्तर था विद्यार्थी स्वयं, बच्चा स्वयं। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो बच्चा दोषी नहीं है। क्यों? कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप नहीं समझ पा रही हो तो ये मेरी कमजोरी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको समझाऊं। तो आपको परखना होगा कि शिक्षक कैसा है, शिक्षक का गुण क्या है, शिक्षक का अवगुण क्या है, फिर सहायक सामग्री क्या है। एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हमें पढ़ाने में सहयोगी हो सकती हैं, जो हमें सही तरीके से
पढ़ा सकती हैं और हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो दूसरी जैसे सामग्री क्या है, हम स्कूल में कॉलेज में अगर पढ़ें तो चौक चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, है ना। आज के समय में कंप्यूटर है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, अब वाइट बोर्ड आने लगा है। ब्लैक बोर्ड तो ख़त्म हो गया, अब तो वाइट बोर्ड का टाइम आ गया, अब तो उससे भी आगे अब तो हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट और जूम वगैरह पे पढ़ने लगे हैं। इन सब चीज़ के अलावा कुछ नोट्स है ना, और भी कुछ कई लोग हैं जो कुछ मैटर्स, कोई खिलौना वगैरह लेकर के आते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये है कि एजुकेशन में सहयोगी सामग्री क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनसे कि हम पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। पर दूसरी बात संस्थागत सुविधा, एक कॉलेज में संस्थागत सुविधा, दैट मीन्स कॉलेज में कॉलेज कमेटी से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। संस्थागत सुविधा का मतलब कॉलेज में क्या होना चाहिए, पर्याप्त कमरा होना चाहिए, कॉमन रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, लेबोरेटरी अच्छी होनी चाहिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं संस्थागत सुविधा। तो संस्थागत सुविधाएं क्या है, क्या क्या अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं। दूसरी बात शैक्षिक वातावरण, आपको ये जानना होगा कि शिक्षा का वातावरण कैसा हो, शिक्षा का माहौल कैसा हो, पठन पाठन का माहौल कैसा हो। आप यहाँ पढ़ने आई हो और यहाँ का माहौल ही बिल्कुल बोरियस हो, अच्छा नहीं हो, तो कैसे पढ़ोगी। तो माहौल खुशनुमा कैसे बनेगा, ये भी हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट है कि उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जो हाईएस्ट संस्था है, जो उच्च स्तरीय संस्थान है, जैसे विश्वविद्यालय वगैरह जहाँ इस समय आप पढ़ रही हो, उस जगह की जो पद्धतियाँ हैं, पढ़ाने की पद्धतियाँ हैं, वो पद्धतियाँ क्या हैं और क्या होनी चाहिए। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी, यहाँ ध्यान रखना दो तरह की एजुकेशन सिस्टम दो तरह का है अभी के समय में चल रहा है। पहला अध्यापक केंद्रित, जो भी सिलेबस बना है वो टीचर को ध्यान में रख के बना है कि टीचर क्या पढ़ा सकता है, और दूसरा विद्यार्थी को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ आपको दो बातों पर थोड़ा विशेष फोकस करना पड़ेगा कि शिक्षक क्या पढ़ा सकते हैं, शिक्षक के लिए क्या उपयोगी होगा, और विद्यार्थी के लिए क्या उपयोगी होगा, विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए। ये दो चीज़ें होती हैं, आपको ये दोनों देखना होगा। दूसरी बात, पढ़ाने में एक नया चीज़ अभी आया है, ये ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। अभी एक डिबेट चल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है या नहीं है। अभी 4 बजे से कॉन्फ्रेंस भी है ICPR का, नई दिल्ली से उसका व्याख्यान होगा, आप लोग चाहो तो सुन सकती हो, मैं वो भी दे दूँगा। उसका टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा, नेट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो लास्ट में बताना, मैं लिंक आपको दे दूँगा। 4 बजे से वो सेमिनार है, आप लोग उसमें सुन सकती हो लिंक में जा करके, है ना, तो वहाँ देखना। तो अभी ये चला है कि ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, एक बहुत ही डिबेट हो रहा है कि कौन सी पद्धति अच्छी है पढ़ने में कौन सा सिस्टम अच्छा है। ऑफलाइन सिस्टम, जो हम आमने सामने बैठ कर के क्लासरूम में बैठकर पढ़ते थे, वो सिस्टम अच्छा है, या अभी जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये सिस्टम अच्छा है, दोनों में क्या है यहाँ देखना होगा आपको। ये सब चीज़ें, इसमें कई तरह के लोग दिए हैं विचार, उन सब के विचारों को आपको पढ़ना होगा, सिस्टम सा लेकर के आपको चलना होगा। दूसरी बात है कि शिक्षण में क्या क्या सहयोगी हो सकता है। पहला है परंपरागत पद्धति, शिक्षण की कई पद्धतियाँ, एक है परंपरागत। परंपरागत का मतलब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठते थे, शिष्य गुरु बोलता था, उसको फिर से शिष्य दोहराता था, वो सिस्टम था। और जो हम स्कूल में टीचर देते थे लिखने के लिए, लो इसको याद कर लो, एक आधुनिक समय में अभी चल रहा था जो हमको नोट्स याद करने पर जोर नहीं देना, समझने पे जोर देना, समझो। इस तरह के कई तरह के सिस्टम हैं। उन सारे विधियों को आपको एजुकेशन में कौन सी प्रणाली, कौन सी विधि सहयोगी हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। फिर मूल्यांकन की प्रणाली क्या होगी। हम जो चेक करते हैं कॉपी, मान लो हम परीक्षा देते हैं, तो हम परीक्षा, जब विद्यार्थी हमारा परीक्षा देता है तो हम कॉपी भी तो चेक करते हैं। तो किस सिस्टम से हम नंबर देते हैं विद्यार्थी को। कई बार विद्यार्थी कहता ना कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन हमारा नंबर कम क्यों आ गया। तो कारण क्या है कि हम किस सिस्टम से कॉपी चेक करते हैं, वो चीज़ विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है। या यहाँ एक दो बातें आ गई। पहली बात, या तो हमारा चेक करने का सिस्टम सही नहीं है, या तो विद्यार्थी को समझने का सिस्टम सही नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि मूल्यांकन जो हम चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो किसी भी विद्यार्थी का जब हम मूल्यांकन करते हैं, विद्यार्थी को जब हम समझाते हैं, तो उसका जो हम मूल्यांकन करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या तत्व है, कितने तरीके हो सकते हैं कॉपी को चेक करने के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि जो हायर एजुकेशन जो है, उच्च स्तरीय शिक्षा, PG के बाद PhD वगैरह की शिक्षा है, उच्च स्तरीय शिक्षा, उसमें विकल्प विद्यार्थियों को दिया जा रहा है ना। अभी जिसको हम कह रहे हैं CBCS सिस्टम, क्या पढ़ना है, ऐसे ऐसे। अब तो बहुत ज़्यादा छूट दे दिया गया है पढ़ने में, तो ये इसको कहते हैं हम
ऑप्शन देना बच्चों को कि आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, एक क्रेडिट प्रणाली चलता है। देखना अभी जो लोगों को रिजल्ट मिल रहा है वो क्रेडिट मिलता है लोगों को। कितने क्रेडिट का कोर्स है, 5 क्रेडिट 6 क्रेडिट, उस पर सिस्टम है, उसमें मूल्यांकन क्या है। दूसरी परीक्षा जो हम दे रहे हैं अभी कंप्यूटर पर परीक्षा देते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेते हैं ना, और मूल्यांकन पद्धतियों में जो नया नया सिस्टम, यानी कुल मिला के जो हम मूल्यांकन करते हैं विद्यार्थियों का या शिक्षकों, उसके बारे में जानना होगा। ये सब हमारा चैप्टर 1 में था। हमारा चैप्टर 2 में है शोध अभिवृत्ति, रिसर्च के बारे में अब हमको जानना। पहला तो हमने देखा है एजुकेशन, क्योंकि जो ही हम टीचर बनते हैं तो सबसे पहले पढ़ाना पड़ता है, तो पहला हमने एजुकेशन को देखा। दूसरा आएगा शोध अभिवृत्ति, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला है रिसर्च, हम शोध करेंगे, यानी हम MPhil PhD, शायद आपको MA में भी 4th सेमेस्टर में रिसर्च करना पड़ता है, एक थीसिस लिखना पड़ता है 50 पेज या 100 पेज का लिखना पड़ा होगा, ठीक है, और नहीं तो देखना आगे लिखना पड़ेगा। तो आप PG में होने लगा। अब यहाँ तक चर्चा UGC में चल रहा है कि BA के बच्चों को भी रिसर्च करना चाहिए। तो रिसर्च क्या है, शोध क्या है, शोध का अर्थ क्या है, शोध क्यों किया जाता है, शोध कितने प्रकार के होते हैं, शोध की विशेषता क्या है, ये सब बातें आपको देखना होगा। फिर शोध की पद्धतियाँ क्या हैं, शोध कितने तरीके से, कौन कौन से। पहला है प्रयोगात्मक, हम प्रैक्टिकल करके शोध करते हैं। दूसरी है विवरणात्मक, विवरण देते हुए, डिफाइन करते हुए, चर्चा करते हुए। फिर ऐतिहासिक, इतिहास से उदाहरण लेते हैं, जो समय बीत गया उस समय का काल से। इस तरह से गुणात्मक, मात्रात्मक आदि, यानी शोध की क्या क्या पद्धतियाँ हैं इसको जानना है। फिर शोध का चरण, यानी स्टेज क्या है रिसर्च का, प्राइमरी स्टेज है, फिर थोड़ा सेकेंडरी स्टेज है, फिर थोड़ा हाईएस्ट स्टेज है, थोड़ा नीचे का स्टेज है, कौन कौन सा स्टेज है, ये सब हमको पढ़ना है। उसके बाद शोध प्रबंध जब हम लिखते हैं, यानी जो हम थीसिस लिखते हैं, हमारा थीसिस देखना, शायद संजू देखी है और मोना भी देखी हुई है, आप लोग भी देख लेना कभी, या तो आप यूनिवर्सिटी में जाती हो, वहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारा रिसर्च थीसिस रखा होगा, उसको देखना। तो जो शोध का जो थीसिस जो हम लिखते हैं, प्रबंध लिखते हैं, एक बुक, मान लो कि इसको ऐसा समझो ना कि कोई बुक लिखते हैं, तो उसको लिखने का क्या आकार होना चाहिए, लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लिखने का सिस्टम क्या होना चाहिए, इसको जानना होगा। और दूसरी बात, शोध में नैतिकता। कई लोग हैं जो दूसरे की थीसिस को चुरा करके, कल किसी ने लिख के रखा था, उसको उसी को उठा करके आज फिर से किसी ने लिख लिया, कह रहे ये तो हमने लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एथिक्स, शोध में नैतिकता आपको पढ़ना है, ये दूसरा चैप्टर है, यानी मूलतः रिसर्च के बारे में है। तीसरा चैप्टर बोध, यहाँ आपको समझना है, आपके समझने की क्षमता की जांच की जाती है कि आप कितना समझ पाते हो। आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, वहाँ लिखा होता है, कोई पैराग्राफ लिखा होता है, और उस लिखा हुआ एक पेज कुछ लिखा हुआ है, उसके आधार पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपको जवाब देना है। यह चौथा चैप्टर है संप्रेषण, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये भी समझना होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ पा रही हैं, मैं बहुत आसान भाषा में बता पा रहा हूँ, तो समझना कि हमने नेट परीक्षा की तैयारी अच्छे से की थी। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही हो, तो कहीं ना कहीं कमी है मेरी पढ़ाई में, क्योंकि पूरा का पूरा एक चैप्टर ही इसी पे है, संप्रेषण। अपने विचार को दूसरे तक पहुँचाना, कैसे पहुँचाएँ हम जो बोल रहे हैं उसको दूसरे लोग समझें, इस बात का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। इसका पूरा एक चैप्टर है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, कितने तरह से हम अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और हम कैसा संप्रेषण करें, अपने विचार को आप तक हम कैसे पहुंचाएं कि आप बहुत अच्छे से समझ सको हमारे विचारों को, बहुत अच्छे से समझ सको हमारी बातों को। क्योंकि यहाँ 2 प्रकार का है, एक है वाचिक और एक है गैर वाचिक। यानी एक तो बोलकर, जो हम बोल रहे हैं और हमारा विचार आप तक जा रहा है, आप सुन रही हो, आप समझ रही हो हमारी बातों को। दूसरा है जो हम बोलेंगे नहीं, हम चुपचाप कुछ ऐसा एक्शन करेंगे जो आप देखो कि ऐसा है, आप मेरी बात को समझ जाओ। तो यानी बिना बोले हुए लोगों को समझाना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप समझ पाओगे हमारी बातों को, क्या आप समझ रही हो हमारी बातों को या आप नहीं समझ पा रहे हो हमारी बातों को। अगर मैं जो बोल रहा हूँ, हमारा जो एक्शन है वो अगर आपके लायक है, आपके स्टेज के अनुकूल है, तो आई एम परफेक्ट। और अगर परफेक्ट नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लायक नहीं है, आप नहीं समझ पा रही हैं, तो ये बेटर हमारा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संप्रेषण 2 प्रकार का है, एक है बोलना और एक बिना बोले हुए। दूसरी बात सांस्कृतिक और सामूहिक। पहला जो कल्चरल, जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, उसको समझना, उसके आधार पे समझना है कि हम कैसे
तो समझेंगे उसको। और दूसरा है जो कि सामूहिक है, ग्रुप में संप्रेषण है। हम बता रहे हैं जैसे, तो सब के लिए बता रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन स्टडी में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी अपने अपने घर में हैं कोई, लेकिन हमको यहाँ ऐसा बोलना है कि सब लोग अपने अपने घर पर समझ जाएं। अगर हम कोई उदाहरण दें तो हमें ऐसा उदाहरण देना होगा जो लगभग सबके पास अवेलेबल हो। ऐसा उदाहरण नहीं देना होगा जो किसी के पास हो किसी के पास नहीं हो, कोई समझे कोई ना समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण सामूहिक संप्रेषण हो सकता है, दैट मीन्स वो एक कॉमन होगा। हम अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर यहाँ आप 3 विद्यार्थी हो, अगर मुझे किसी एक को कुछ कहना है तो मैं कोई ऐसी बात कहूँगा जो केवल एक समझे बाकी नहीं समझे। और सामूहिक में क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी बात कहेंगे जो सभी लोग समझे, है ना, ये है। और एक इसी में है कक्षा संप्रेषण। क्लास में जनरली हम क्या करेंगे, क्लास में जाकर ये पढ़ाएंगे, तो हम क्लास में कैसा संप्रेषण करेंगे, कैसी बात करेंगे जो विद्यार्थी तक मेरी बात आसानी से पहुँचे, विद्यार्थी हमारी बातों को अच्छे से समझ सके। ये चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। दूसरी बात ये है, एक अच्छा संप्रेषण में जब हम लोगों को समझाना चाहते हैं कोई बात, तो उसमें क्या क्या बाधाएँ आ सकती हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो अभी एक बाधा आई ना कि मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही थी। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही थी। तो ये एक बाधा आ गया। तो इस तरह से संप्रेषण में कई तरह की बाधाएं आती हैं। दूसरी बात, संप्रेषण में मीडिया की क्या भूमिका है और समाज की क्या भूमिका है। मैं जो बात पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसमें आज का मीडिया इसको कैसे लेता है, आज का समाज इसको किस तरीके से देखता है, ये भी आपको देखना है। तो ये मेरा चौथा चैप्टर है। 5वां चैप्टर है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। आपको गणित का समझ थोड़ा होना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भागा आना पड़ेगा। बहुत कठिन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ गणित से आपको पूछा जाएगा, आपको जानना पड़ेगा गणित। तो गणित में भी मेनली लॉजिक, गणित में भी मैथमेटिक्स, वो जो ज्योमेट्री और पढ़ते हैं ना, वो सब नहीं, जनरली मेनली लॉजिक पूछा जाता है और कुछ अंक गणित से आता है। तो पहला आपको यहाँ पूछा जाएगा तर्क का प्रकार, लॉजिक कितने प्रकार के हैं। तो ये एक चैप्टर है जो फिलॉसफी वालों के लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा। जो जैसे संजू पढ़ी हुई है फिलॉसफी, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है इस टॉपिक से, यानी लगभग 5-6 प्रश्न फ़िलासफ़ी से आ जाते हैं। तो यहाँ तर्क का प्रकार, लॉजिक कितने प्रकार के हैं, तर्क हम लोगों ने पढ़ा है, आगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क है, तो वो सब तर्क सिंबॉलिक लॉजिक है। तो तर्क का प्रकार कितना है, क्या है, कैसा है, आपको ये जानना है। फिर दूसरी, संख्या की क्या क्या श्रेणी है, अक्षर की क्या श्रृंखला है, कूट और संबंध। यहाँ आपको थोड़ा सा वो क्या हम लोग बनाते हैं, रीजनिंग वगैरह बनाते हैं, वो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा रीजनिंग वगैरह से प्रश्न पूछा जाएगा। गणित से थोड़ा आपको समय और दूरी से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी। जैसे हम लोग एक छोटा सा प्रश्न हम लोग करते हैं ना कि एक व्यक्ति एक दिन में 5 एकड़ भूमि को, एक व्यक्ति 5 एकड़ भूमि को जोतने में 4 दिन लगाता है, तो उसी भूमि को 5 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में जोतेंगे। इस तरह के प्रश्न आपसे समय और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अनुपात वाली बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, 2:3। जैसे हमारे तिरंगे का अनुपात क्या है, 2:3 है ना। उस तरह से इससे समानुपात वाली बात, प्रतिशत, परसेंटेज वाले कुछ प्रश्न आपके पास आएंगे। लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे। ब्याज जो हम लोग पढ़े हुए हो, आप सभी लोग ब्याज और छूट से, उससे प्रश्न। फिर औसत से प्रश्न, ये सब 5वीं-6वीं कक्षा में आप सभी ने पढ़ा होगा, ब्याज का और औसत की बातें, ये सब आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद चैप्टर 6 में थोड़ा सा लॉजिक की बात है, लॉजिक है। यहाँ भी आपको फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसमें आपको पहला बात है पूछा जाएगा युक्ति, युक्ति का क्या रूप है। फिर तर्क वाक्य कैसा होता है, ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, मगर जिनका फिलॉसफी है उनको ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तर्क वाक्य, हम जो लॉजिक देते हैं पर वो कैसा होता है, उसका आकार क्या है, उसका आकार क्या है। और दूसरी बात, एक औपचारिक युक्ति और अनौपचारिक युक्ति। फिर भाषा का प्रयोग आपको पढ़ना है, भाषा हम कैसा बोलते हैं, कैसा प्रयोग, भाषा का कैसा प्रयोग करेंगे। फिर शब्द का क्या
लक्षण होगा। शब्द दो प्रकार का है, एक है लक्ष्यार्थ और एक वास्तवार्थ। सपोज कल्पना करो कि हम अगर बोलते हैं कि गंगा में घर, मान लो हम कहेंगे कि गंगा में घर, तो क्या मतलब होता है इसका, है ना। तो अगर हम कहें कि गंगा में घर, इसका मतलब है कि गंगा के किनारे किसी का घर है। अगर हम कहें मेरा घर गंगा नदी में है, तो हमारा कहने का अर्थ तो ये आ रहा है ना कि गंगा नदी के बीच में मेरा घर है। इसको बोलते हैं वास्तविक अर्थ। मगर हमारा लक्ष्यार्थ क्या है कि मेरा घर गंगा नदी के किनारे है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ना है। दूसरी बात, विरोध। जो भी बातें होती है उसमें जैसे कई बातें होती है विरोध, जैसे कहते हैं कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं, तो इसका विरोधी वाक्य क्या होगा। तो इसका विरोधी वाक्य, इसका एक सिस्टम है AEIO करके हम बनाते हैं। सभी के बारे में कहते हैं, कुछ के बारे में कहते हैं, पूर्णव्यापी, अंशव्यापी। इस पर फिर दूसरी बात, युक्ति का प्रकार, निगमनात्मक युक्ति और आगमनात्मक युक्ति। फिर वेन आरेख, आप जो अगर रीजनिंग की तैयारी कर रही हो, कंपटीशन की तैयारी आप सभी लोग अगर कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ये आता है, प्रश्न आप पढ़े होंगे, वेन आरेख, वेन चित्र बनाना है। 9-10 में भी ये मैथ में ये चीज़ें हैं, वेन आरेख। दूसरी बात, भारतीय तर्कशास्त्र में पढ़ना होगा। प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अनुमान कैसे बना, व्याप्ति क्या है और हेत्वाभास क्या है, ये लॉजिक से रिलेटेड बातें हैं। अब 7th चैप्टर में थोड़ा सा आंकड़ों की बातें आ जाती है। यहाँ आपको थोड़ा सा अंक गणित और थोड़ा ध्यान देना होगा मैथ्स पर कि आंकड़ा जो हम सर्वे करते हैं, कई तरह की बातें निकालते हैं ना कि अभी हमारी GDP इतना नीचे हो गया, महंगाई इतना बढ़ गया, ये कैसे बढ़ा। तो हम कई तरह का सर्वे करते हैं। आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर में कई बार कुछ लोग पूछने आ जाते हैं कि हम ब्लॉग से आए हैं, बताइए आपके घर में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कितनी कमाई है आपकी, ये सब क्यों हम सर्वे करके आंकड़ा निकालते हैं। तो वो जो आंकड़ा जो लिए हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका क्या सिस्टम है, उसको प्राप्त हम कैसे करते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये सब बातें। दूसरी बात है आपको चित्र बनाना है। तो पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, रेखा चार्ट है, ये सब चित्र को बना के समझना। फिर आंकड़ों की व्याख्या करनी है। ये हमारा 7वां चैप्टर है। और 8वां चैप्टर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आज के समय में न्यूज़ का बहुत ज़्यादा महत्व आ गया है। ये बातें आती है कि आपको सूचना कहाँ से मिलती है। हम टीवी देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखकर सूचना मिलती है। दूसरी सूचना हम ऑनलाइन लेते हैं, जैसे यूट्यूब से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। हम गूगल से सर्च करके बहुत सारी सूचनाएं लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी होगी। इंटरनेट और इंट्रानेट, एक बात ध्यान रखना, इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर होता है। ये आपको जानना होगा कि इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है। हमारा बैंकिंग सिस्टम इंट्रानेट पर चलता है, याद रखना। इंटरनेट पर नहीं चलता बैंकिंग सिस्टम, अंदर में वो इंट्रानेट से चलता है। हमारा रेलवे सिस्टम जो इंटरनल वर्क जो उनका हो रहा है वो सब इंट्रानेट से होता है। फिर ईमेल के बारे में आपको जानना है, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल। फिर दूसरी बात, आज जो कॉन्फ्रेंसिंग एजुकेशन सिस्टम जो हो रहा है, हमारा आपका जो एजुकेशन सिस्टम हो रहा है गूगल मीट पे, जूम पे, ये सब चीज़ें आपको जाने। फिर जो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल आजकल जो हो रहा है, आजकल जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो गया है ना, वो क्लास में या ट्यूशन कोचिंग सेंटर में बैठकर जो हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ऑनलाइन एजुकेशन का आ गया है, ये डिजिटल सिस्टम का आ गया है। तो डिजिटल सिस्टम जैसे प्रोजेक्टर सिस्टम में एजुकेशन लेना, ये सब का क्या पहलू है, इसका क्या और सुशासन कैसा है, ये सब अच्छे से कैसे डेवलप होगा, ये है। और 9वां चैप्टर जो आपका चैप्टर 9 आएगा वो पब्लिक से रिलेटेड आ जाएगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा आज का डेवलपमेंट क्या है। और ध्यान रखना, अब अभी जो सिस्टम है कोविड-19 जो आ गया है, कोरोना, इससे ज़रूर प्रश्न रहेंगे, इसलिए आप कोरोना के बारे में ज़रूर पढ़ना और जहाँ तक हो सके कोशिश करना कि इसके विषय में जानकारी लेना। डेवलपमेंट और पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। मिलेनियम विकास, संपोषणीय विकास, फिर मानव, एक मिनट, हमारा पर्यावरण क्या है ये जानना होगा। हमारा पर्यावरण का जो मुद्दा है, यानी पर्यावरण जो हम आज बहुत कह रहे हैं ना कि इन्वायरमेंट कैसे शुद्ध रहेगा। अभी चर्चा हो रही थी कि गंगा शुद्ध हो गई है, जमुना शुद्ध हो गया है, हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट शुद्ध हो गया, हमारी हवा शुद्ध हो गई है, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल रहा है, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा।
फिर पेड़ पौधा वृक्ष वनस्पतियों के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, 2-4 प्रश्न इसके बारे में रहेगा कुछ। अच्छा, पर्यावरण में कुछ हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ विश्व स्तरीय मुद्दा है। जैसे हमें ओजोन मंडल की बातें आती हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा मिट्टी का प्रदूषण, ध्वनि का पॉल्यूशन, ये सब बात। जो अच्छा दूसरी बात, जो हमारा कचरा निकलता है, कचरा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसका क्या होगा, इन सब के बारे में आपको जानना होगा। फिर मानव स्वास्थ्य पर जो अभी जो प्रदूषण जो हो रहा है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आपको जानना है। और फिर पर्यावरण को संरक्षित करने का एक अधिनियम आया है 1986 में, उसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर जलवायु परिवर्तन संबंधित जो हमारी भारत सरकारें जो काम कर रही हैं, वो क्या काम कर रही है, इस विषय में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा। फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे कई तरह के समझौता हुआ है, कई बार कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, मीटिंग वगैरह हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। फिर कई तरह के प्रोटोकॉल, कई मीटिंग बने हैं, रियो सम्मेलन हुआ है और जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल बना है, पेरिस समझौता हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 10 हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन का सिस्टम क्या है, एमए के बाद जो एमए, एमफिल, पीएचडी, डीलिट वगैरह जब हम करते हैं तो उसका क्या सिस्टम है, हाईएस्ट एजुकेशन का जो सिस्टम है। और प्राचीन भारत में क्या थी हमारी एजुकेशन, हमारी प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति क्या थी, इसके बारे में जानना है। और स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जो उच्च शिक्षा का स्तर आया, वो क्या आया, वो कैसा आया, ये पढ़ना है। रिसर्च के यहाँ कैसे डेवलप हुआ, शोध का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, आपको ये पढ़ना है। फिर भारत में जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी और आधुनिक शिक्षा पद्धति, इनके बारे में आपको जानना है थोड़ा। फिर व्यावसायिक शिक्षा अभी जो आ गया है, अभी क्या है, एजुकेशन ऐसा चाहिए जिसमें हमें पैसा मिले, आमदनी हो, पैसे हमें नौकरी मिले, काम मिले, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। कौशल आधारित शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, ये सब। फिर मूल्य शिक्षा, हम ऐसा थोड़ा नैतिक भी बने, केवल जॉब के पीछे ना भाग के थोड़ा सा नैतिक भी बने तो। और फिर पर्यावरण परक शिक्षा, एनवायरनमेंट के बारे में भी जाने। फिर नीतियाँ, हमारी नियमावली, हम जो नियम बना रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस से कुछ प्रश्न रहेंगे, जो नियम बनती हैं वो कैसे बनती है, सुशासन कैसे होगा, अच्छा शासन अच्छा कैसे होगा, और पॉलिटिक्स के बारे में और प्रशासन के बारे में हम पढ़ना होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एवरेज मान के चलो कि लगभग हर एक चैप्टर से 10 चैप्टर है कुल, हमने 10 चैप्टर को शॉर्ट में डिफाइन कर दिया है और 10 चैप्टर से 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के 2 नंबर होंगे। तो एक चैप्टर से 5 प्रश्न, अगर कोई एक चैप्टर आपका कमज़ोर भी होता है तो कोई बात नहीं है, 5 प्रश्न 10 नंबर छूटेगा। लेकिन ध्यान रखना, कोशिश करना है कि एक भी चैप्टर छूटे नहीं, लेकिन अगर छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, हर एक चैप्टर से 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इवन मान लो कि हर एक टॉपिक से कम एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ये मानना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना और पढ़ना। हमारा यही सिलेबस था आज का, और आज का हमारा क्लास है। हम आपको सिलेबस भेज देंगे अभी, उसके बाद आप लोग देखना, और प्रश्न होगा तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख करके रखा होगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग जब क्लास करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फीडबैक ज़रूर देना। चलो, कोई प्रश्न है? नहीं है ना? अच्छा ठीक है, आप लोग लिख करके रखो, मुझसे पूछ लेना, फिर हम बाद में आपको बता देंगे। जो भी अगर कुछ प्रश्न होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बाद में उसका जवाब आपको दे दूंगा। और अगर कॉन्फ्रेंस में जाना हो तो मैं अभी आपको कॉन्फ्रेंस का लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक कर लेना। वहाँ अब 3:50 में लिंक खुल गया होगा, अभी 4 बजे से वहाँ कॉन्फ्रेंस होगा। वहाँ टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा आज के समय में, तो वो नेट के लिए भी यूज़फुल होगा। वो लेक्चर व्याख्यान दिल्ली से होगा, लेकिन अब उसमें ये है कि 100 लोगों को ही वो लेंगे उसमें, क्योंकि गूगल मीट में एक साथ 100 लोग ही आ सकते हैं। अब अगर 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तब तो वहाँ पे नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी देख लेना, शायद हो जाए। अगर सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो अभी हम ऑफ करके 10 मिनट के बाद हम फिर आएंगे, अभी फिलॉसफी का क्लास लेंगे, ठीक है। हाँ, 4 बजे से हम लेंगे क्लास, देख लेना ना। नहीं, हाँ ठीक है, ये मैं अभी भेज दे रहा हूँ ये, और बाद में जिसको प्रिंट चाहिए उसको प्रिंट भी मिल जाएगा, मैं प्रिंट भी दे दूँगा। अभी मैं ऑनलाइन भेज दूँगा, आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगा इसको, जो मैंने आज जो बताया इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भेज दूँगा, और आप लोग देख लेना। और जिसको प्रिंट चाहिए उसको बाद में प्रिंट भी मिल जाएगा, मैं प्रिंट भी दे दूँगा, ले लेना आप लोग, ठीक है।
अभी देख लो, जो अभी लेक्चर नई दिल्ली से होगा उसको सुन करके आप लोग देखो, सब लोग सुनना, वो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वहाँ हो पाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिलॉसफी के लिए मैं अभी 4 बजे से, अगर वहाँ जुड़ जाएगा तो मैं 5 बजे से पढ़ाऊँगा। अगर मैं जुड़ गया तो, और अगर मैं नहीं जुड़ा तो मैं अभी 4 बजे से मैं क्लास ले लूँगा फिर। चलो ठीक है। अगर फिलॉसफी में भी आप लोगों को पढ़ने की इच्छा होगी तो आप सभी लोग आ सकती हो अभी। चलो ठीक है, रखो, है ना। ओके ओके।